दोस्तों 12 फरवरी को बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर इतनी जबरदस्त उथल पुथल हो रही है, डेमोक्रेसी जो है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि क्या यह देश वही देश है जो कि आज इतने लंबे समय तक बहुत शांति प्रिय देश था और आज यहां पर इतने लड़ाई और दंगे हो रहे हैं। एक व्यक्ति की हत्या होती है और वो व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है राजनीति के अंदर कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस खान को उसके ऊपर स्टेटमेंट देना पड़ता है और उसका इल्जाम मढ़ दिया जाता है भारत के ऊपर कि भारत के अंदर भारत के जो लोग थे उन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया है। बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार उस्मान हादी कौन है और उस्मान हादी की मौत के बाद में अब भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो और ज्यादा परवान जो है चढ़ने लगे हैं इन नेगेटिव वे। नकारात्मक छवि जो है वो क्रिएट कर दी गई है बांग्लादेश की तरफ से। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन रिसेंटली हुआ क्या है कि 12 दिसंबर को एक व्यक्ति के ऊपर, उस्मान हादी उसका नाम है, उसके ऊपर गोलियां जो है वो चलाई जाती हैं और उन गोलियां चलाई जाने के कारण उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो उस्मान हादी जो कि बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके ऊपर गोलियां जो है वो बरसाई जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब मौत कैसी हुई, किन कारणों से हुई, ये व्यक्ति कौन है और आखिरकार एंटी इंडिया मूवमेंट ये बांग्लादेश के अंदर क्यों चला रहा था, यहां तक कि बीएनपी, आवामी लीग या फिर वहां की जो पार्टीज हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करती थी, खुद की पार्टी बना डाली। दोस्तों आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि देखिए भारत और बांग्लादेश के रिलेशन जो हैं वो काफी ज्यादा अभी हम लोग कह सकते हैं कि इरप्शन के अंदर हैं, कुछ प्रॉब्लमेटिक रिलेशन है। ये सोची समझी एक साजिश है, जहां पर भी अमेरिका की एंट्री हुई है या राजनीति के अंदर अमेरिका की दखल अंदाजी हुई है वहां वहां कुछ प्रॉब्लम जरूर खड़ी की है अमेरिका ने। क्योंकि अमेरिका की एंट्री अफगानिस्तान के अंदर थी, प्रॉब्लम हुई। अफगानिस्तान की एंट्री ईरान इराक के अंदर थी, प्रॉब्लम हुई। अफगानिस्तान की एंट्री इजराइल के अंदर थी, प्रॉब्लम हुई। अब अमेरिका की एंट्री पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है और यूनुस खान जिसको अमेरिका ने नोबेल प्राइज दिया था और अमेरिका ने ही इसको यहां पर तैनात किया था बांग्लादेश के अंदर, तो आज बांग्लादेश के अंदर प्रॉब्लम हुई। तो बांग्लादेश जो है भारत की बुरी नजर से देखने वाले उस्मान हादी ने दम तोड़ दिया है, बांग्लादेश में बवाल बढ़ने के आसार है। तो यूनुस खान ने कहा है कि मैं जो है इस पर एक संबोधन जो है पूरे देश को दूंगा। दोस्तों बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत से जो स्टार्टअप चलाने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि सर पोर्नोग्राफिक इज नॉट ए एडिक्शन, क्योंकि ये कोई एडिक्शन नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि आप मुझे बताइए कि औरों के कंपेयर में आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज क्यों कम आते हैं। दूसरी बात, आपका फोकस और कंसंट्रेशन इतना लूज क्यों हो गया है कि आप ना तो किसी एग्जाम को क्रैक कर पा रहे हैं ना बिजनेस को क्रैक कर पा रहे हैं। तो आप अपने भीतर एक बार झांक कर देखिए कि क्या पोर्नोग्राफिक कंटेंट एक आपके लिए प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाता हूं तो वहां पर स्टूडेंट्स बहुत से मुझे ये कहते हैं कि सर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें बताइए। वो बड़ा खुलकर उस बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि सर थोड़ा सा साइड में आइए, हम आपसे बात करेंगे। फिर वो ये प्रॉब्लम बताते हैं। उसके बाद में ही मैंने डिसाइड किया था कि यार क्यों ना इसके लिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक चैलेंज जो है वो शुरू किया जाए। और सबसे पहले मैंने 75 डेज का हार्ड चैलेंज लिया। मैंने टेक्निक्स बताई कि कैसे आप इससे दूर हट सकते हैं ऑन रिसर्च पेपर। मैंने रियल लाइफ स्टोरीज भी बताई कि जो इस एडिक्शन के अंदर थे उनकी लाइफ के साथ में क्या हुआ। फिर आप लोगों की तरफ से और डिमांड आई कि सर ये चैलेंज बड़ा जबरदस्त था, इससे भी बड़ा चैलेंज लेके आइए। तो फिर मैं 100 डेज का हार्ड चैलेंज लेके आया। तो टोटल ये 175 डेज का चैलेंज बन गया, 175 दिनों का हार्ड चैलेंज बन गया। और जिसने भी इसको एक्सेप्ट किया है वो वाकई में उसने अपनी जिंदगी के अंदर फोकस और कंसंट्रेशन को अच्छे से इंप्रूव किया है। अब एक्चुअली में क्या है कि प्रोमिनेंट एक यूथ लीडर का नाम उस्मान हादी है। हाल ही के अंदर इसने जुलाई 2024-25 के अंदर एक अपराइजिंग शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद से लेकर ये टारगेट पर था अदर पार्टीज के। एंटी इंडिया स्लोगन्स इसने जारी किए थे। और रिसेंटली ऐसा हुआ कि नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसको लेकर उस्मान हादी ने कहा था कि ये तो बांग्लादेश के पार्ट है, ठीक है। अब हादी जो है वो जुलाई 2024 से ही काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। क्यों बना हुआ था? एक्चुअली में क्या है कि आवामी जो लीग है
ठीक है, जिससे शेख हसीना बिलोंग करती है। 5 अगस्त 2024 को 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना भारत में आ चुकी थी। और उससे पहले जुलाई के अंदर, अब देखिए 5 अगस्त को क्यों आई, क्योंकि कहीं ना कहीं जुलाई के अंदर ऐसे मोमेंट्स चल रहे थे और उसने यूथ को इतना अपराइज किया, इतना ज्यादा स्पार्क किया कि वो पीएम हाउस तक पहुंच गए थे और शेख हसीना को पॉलिटिकल असाइलम लेना पड़ा इंडिया के अंदर, ठीक है, और आवामी लीग को बैन किया गया। अब बीएनपी एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान एक्सप्रेस डीप सोरो, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई गलत जो है, मतलब सोरो एक दुख जो है व्यक्त कर रहे हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिरकार ये उस्मान हादी है कौन और ये बांग्लादेश के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या इनकी गतिविधियां थी। देखिए, सबसे पहले इनका मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको बताता हूं। ये व्यक्ति जो है वो ढाका यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस के अंदर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, ग्रेजुएट इन्होंने किया। इसके जो पिता थे वो भी बांग्लादेश के अंदर मदरसा के अंदर काम किया करते थे, वहीं पर टीचिंग वगैरह किया करते थे और इसने भी वहीं से उन्हीं मदरसे से जो है वो पढ़ाई की। उसके बाद में ये यूनिवर्सिटी का लीडर बन गया। इसकी अच्छी जो है वो एक पसंद थी, एक इंटरेस्ट था कि मुझे पॉलिटिकल करियर बनाना है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ाई भी की और वहां पर स्टूडेंट जो यूथ विंग है इसका वो लीडर भी बन गया। लीडर बनने के बाद इसकी जो विचारधाराएं थी वो हमेशा एंटी इंडिया हुआ करती थी और एंटी इंडिया विचारधाराओं को समर्थन दिया यूनुस खान ने। यूनुस खान जब चाइना के विजिट पर थे तो उन्होंने ऐसा कहा कि बांग्लादेश के आजू बाजू के अंदर जो भी लैंडलॉक स्टेट्स हैं इंडिया के, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो लैंडलॉक स्टेट हैं और वो भारत से कभी भी अलग हो सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूनुस खान के द्वारा चाइना के अंदर दिए गए। फिर भारत ने भी इसका जवाब दिया कि भारत के अंदर ऐसे और कई सारे लैंडलॉक स्टेट्स हैं, है ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो तुम उसके ऊपर कब्जा कर लोगे, है ना। तो ऐसे तू में चल रही थी। इसी समय ऐसे नेता, उस्मान हादी ऐसा नेता जो है, उनको लग रहा था कि हमारी जो विचारधारा है इनका समर्थन करने वाला कोई हमारे साथ में आ गया है। फिर उस्मान हादी ने एक मैप बनाया और मैप बनाकर उस मैप को जारी किया जिसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बांग्लादेश का ही पार्ट बताया गया था। उस बात को बांग्लादेश के अंदर समर्थन मिला और ये सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ चलता हुआ आ रहा था। फिर उस्मान हादी ने अनाउंस किया कि वो क्या करेंगे, 12 फरवरी 2026 को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो बीएनपी पॉलिटिकल पार्टी है, आवामी लीग या अदर पार्टी जो है, उनको ये लगने लगा कि ये हमारे लिए खतरा बन रहा है। एक सीट जो है, एक पॉलिटिकल पार्टी, मतलब खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसको इनकलाब पार्टी कहा गया और ये पॉलिटिकल पार्टी दूसरे आंखों का एक आंख का कांटा जो है वो बन चुकी थी, क्योंकि उनको लगता था कि पूरा का पूरा यूथ जो है इस व्यक्ति के पीछे है। केवल 32 साल की उम्र के अंदर इतनी सुर्खियां बटोर ली हैं। अब 12 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे थे। अब बात है 12 दिसंबर की, 13 दिसंबर की बात है। 13 दिसंबर को खुद उस्मान हादी जो कि रिक्शा में बैठकर बांग्लादेश के अंदर वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे, है ना, चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। सामने से 2 बाइकर्स आते हैं, हेलमेट लगाए हुए थे और हेलमेट लगाते हुए गोलियां जो है वो बरसा दी। एक गोली सिर पर जाकर लगी और वहां पर ये घायल हो गए, घायल हुए अभी तक। ये बात है 13 दिसंबर की। फिर वहां से सिंगापुर सीधा ले जाया गया प्लेन से और वहां पर ले जाकर सिंगापुर में एडमिट करवाया गया। इलाज चल रहा था, लेकिन 6 दिन के इलाज के बाद में मौत हो गई, है ना। मौत होने के बाद ये लगने लगा कि ये जो मौत है उसके अंदर कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। यूनुस खान ने पब्लिकली ये अनाउंस कर दिया कि भारत जो है, क्योंकि ये व्यक्ति एंटी इंडिया मूवमेंट चलाया करता था, इसलिए इंडिया के लोगों ने ही जो है इसमें क्या किया है, यहां पर इसको मार दिया है। अब बात यह है कि यहां पर पॉलिटिकल मूवमेंट था, पॉलिटिकल व्यू था, क्योंकि दूसरे पार्टीज के आंखों के अंदर ये कांटे की तरह चुभ रहा था कि यार ये जो है सारे यूथ को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, इसने बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिया है एंटी इंडिया और सभी लोग जो है इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो उनके वोट जो है कहीं ना कहीं से कट रहे थे। प्रॉब्लम तो उनको थी, डाल दिया भारत के ऊपर कि भारत ने करवा दिया। ये भी अच्छी बात है कि कोई और ना मिले भारत के ऊपर डाल दो। पाकिस्तान की भी यही आदत है, कुछ और ना मिले तो भारत के ऊपर डाल दो कि भारत ने कर दिया है ऐसा, तो है ना। उसके बाद में अब जो है जैसे ही मौत हुई और मौत के बाद में फिर पूरे बांग्लादेश के अंदर विद्रोह होना शुरू हो गया। इंडियन जो काउंसलेट है बांग्लादेश के अंदर, वहां पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई और वहां पर लोग पहुंच गए
धरना प्रदर्शन करने के लिए, और अभी भी जो है वहां पर तोड़फोड़ चल रही है, विद्रोह जारी है। तो 12 फरवरी का जो इलेक्शन है बांग्लादेश के अंदर, वो बड़ा सरप्राइजिंग होने वाला है, वो बड़ा सरप्राइजिंग होने वाला है। हो सकता है कि अब उसमें अमेरिका की भी एंट्री हो जाए, लेकिन भारत के ऊपर हर इल्जाम को डाल देना ये बांग्लादेश के लिए तो नहीं था। अब बांग्लादेश ने अपना सेंटिमेंट जो है उस तरीके से क्रिएट किया है। बांग्लादेश एक गलत ट्रैक को पकड़ रहा है। बांग्लादेश को समझना चाहिए कि रिलेटिव्स, जो रिश्तेदार होते हैं, वो तो फिर भी बदल सकते हैं हम, लेकिन पड़ोसी को कभी भी बदल नहीं सकते हैं। भारत और बांग्लादेश हमेशा पड़ोसी रहेंगे, भारत और पाकिस्तान हमेशा पड़ोसी रहेंगे। आदमी, इंसान जो है कभी भी पड़ोस को नहीं बदल सकता है। रिश्तेदारों से तो फिर भी दूरी बना लेगा कि नहीं जाएगा वो, लेकिन जो पड़ोस है, नेबर्स जो है, उनसे वो किनारा नहीं कर सकता है, वो तो बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को यह समझना चाहिए कि पहले एक ही भूखंड का ये पार्ट रहा है, अखंड भारत का ये पार्ट रहे हैं। उनसे भारत के बच्चे अलग हुए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इनको समझना चाहिए कि हम लोग पड़ोसी हैं, एक दूसरे को कॉर्पोरेट करना चाहिए, ना कि आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये जो बाहरी शक्तियां हैं, अमेरिका वगैरह जो है, इनसे काफी इन्फ्लुएंस है, चाइना से काफी इन्फ्लुएंस है, और ये लगे हुए हैं भारत के पीछे कि भारत ने कर दिया, भारत ने कर दिया। इसमें नुकसान इनका ही है। वो लोग इनको, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। जब इस हथियार के अंदर गोलियां खत्म हो जाएंगी तो फिर खुद ब खुद भारत जो है इनको उड़ा देगा। ये उनको भी पता है कि एक ना एक दिन इनकी शक्ति जो है खत्म होगी। ठीक है, और ये बांग्लादेश जो है इस चाल को समझ नहीं पा रहा है। दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्किंग कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जैसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा, मार्क जुकरबर्ग, ये सभी जो है इस टेक्निक को अपनाया करते थे। तो 30 टेक्निक्स मैंने इसमें बताई है कि कैसे आप अपने काम के अंदर बड़ा फोकस ला सकते हैं और उससे अपने काम को सफल कर सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज। देखिए, 100 डेज तक या फिर 175 डेज तक मैंने लगातार लाइव सेशंस लिए हैं। एक ही टाइम पर 9 बजे, शाम को 9 बजे लाइव आता था और 175 दिनों तक मैंने सारे सेशंस लाइव दिए। अगर कोई इंसान वाकई में अपनी जिंदगी के अंदर अच्छी हैबिट्स को बनाना चाहता है और 175 डेज तक वो लगातार इन सेशंस को देखता है, तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता है। आप टारगेट बना सकते हैं कि मुझे 175 डेज के अंदर एग्जाम को क्लियर करना है, मुझे 175 डेज के अंदर अपने बिजनेस को प्रोमिनेंट बिजनेस बनाना है, आगे निकलना है। तो चैलेंज के साथ में वो आपका काम भी जो है पूरा हो जाएगा। तो डबल फायदा आपको हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।